निधि कथूरिया एहसास विमेन ऑफ आगरा की ओर से आप सभी का कलम आगरा की इस कड़ी में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कलम हिंदी और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस को प्रोत्साहित करने का प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक प्रयास है। अपने लोग अपनी भाषा। एहसास विमेन ऑफ आगरा और प्रभा खेतान फाउंडेशन के मीडिया पार्टनर हैं दैनिक जागरण और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है ITC मुगल। अब मैं ITC मुगल से स्वागत संबोधन करने के लिए मिस्टर रजत सेठी को आमंत्रित करना चाहूँगी। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी साहित्य प्रेमियों का इस खुशनुमा दोपहर शाम हो गई अब तो शाम में स्वागत करता हूँ। ITC मुगल और मेरी टीम अपनी तरफ से मैं आप सभी का कलम श्रृंखला के आज के होने वाले सत्र में अभिनंदन करता हूं। कलम श्रृंखला प्रभा खेतान फाउंडेशन की अभिनव पहल है, जिसे महिला और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली एहसास वुमेन ऑफ आगरा, अग्रणी समाचार संस्थान दैनिक जागरण के सहयोग से और हमारे सहयोग से हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ITC मुगल के सहयोग से के द्वारा आयोजित किया जाता है। कलम श्रृंखला के प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट हैं। सो आई विश यू अ प्लेजेंट इवनिंग हियर विद अस एंड वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू ITC मुगल। हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू। रजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा शहर की खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच स्वतंत्र लेखिका विजयश्री तनवीर जी मौजूद हैं। विजयश्री जी, आपका आगरा शहर में तहे दिल से स्वागत। शाम को आगे बढ़ाने से पहले मैं विजयश्री जी से आप सबको रूबरू कराना चाहूँगी। इन्होंने हिंदी व समाज शास्त्र में MA करने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के से मास कम्युनिकेशन किया। विजयश्री जी ने कुछ वक्त पत्रकारिता की आजमाइश की, लेकिन लेखन की तरफ इनका मुख्य रुझाव रहा है और इसी लेखन के प्रेम में इन्हें डायरी लिखते लिखते एक बेस्ट सेलर बना दिया। विजयश्री जी का प्रकाशित कविता संग्रह तपती रेत पर बहुत सराहा गया और इनकी कहानी संग्रह अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार एक बेस्ट सेलर बन गया। तो आइए तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। विजयश्री जी से परिचर्चा करेंगी हमारी अपनी अनुपमा बोहरा जी, जो लिट आगरा नामक लिटरेचर सोसाइटी की फाउंडर मेंबर हैं और साथ ही थिएटर में काफ़ी रुचि रखती हैं। ओसजन नामक NGO की संस्थापिका हैं और जिसका प्रमुख उद्देश्य आगरा को हरा भरा बनाना है और इसके अंतर्गत इन्होंने हमारे शहर में 3000 से भी ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। तो आइए बातचीत का दौर शुरू किया जाए। शुरू करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में उठता है वो ये है कि 19 साल की छोटी सी आयु में आपकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ और हमारा मानना है कि कविताएं लिखने वाले लोग बहुत भावुक होते हैं। क्या आप अपने को भावुक मानती हैं? मैं आज की शाम के लिए आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस ठंड के मौसम में आप सब लोग यहाँ आए हैं, इकट्ठा हुए हैं मुझसे बात करने के लिए। बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी राइटर हूँ मैं, भले ही एक बेस्ट सेलर किताब दे दी, लेकिन अभी पंख उगे हैं, अभी कुछ उड़ान कुछ नहीं भरी है। एक छोटी सी किताब लिखकर मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस आगरा शहर की, मोहब्बत की, इस नगरी की और इस ताज के शहर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझसे पूछा कि क्या पूछा था आपने मुझसे? 19 साल की छोटी सी आयु में आपने कविताएं लिखी और वो प्रकाशित हुई और बहुत सराही गई। तो मैं ये जानना चाहती थी कि हम मानते हैं कि कविताएं लिखने वाले लोग भावुक होते हैं। बहुत जी मुझे लगता है कविता लिखना हो, कहानियाँ लिखना हो, उपन्यास लिखना हो, नृत्य करना हो, गीत गाना हो, कोई भी कला हो,
तो मुझे लगता है जज्बाती होना, भावुक होना उसका एक हिस्सा है। अगर आप भावुक नहीं है तो कोई कुछ कलाकार आप नहीं बन सकते हैं। कुछ भी बन जाए, साइंटिस्ट बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, लेकिन कलाकार आप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि भावुकता का और कला का ऐसा गहरा रिश्ता है जो मुझे लगता है जैसे आसमान ज़मीन का जो रिश्ता है ना, कि जितने आसमान से पानी बरसेगा तो धरती हरी भरी होगी, तो वैसे ही अगर हम भावुक होंगे तो हमारी कलाओं की जो धरती है वो हरी भरी होगी, उसमें हरियाली आएगी और निखरेगी। हाँ जी, बिल्कुल। कविताएं आपने लिखी और उसके बाद ये संग्रह आया आपकी छोटी छोटी लघु कहानियों का। इसके बीच में 11 साल का एक लंबा अंतराल है। हाउ विल यू जस्टिफाई दिस गैप वन एंड क्योंकि मुझे लगता है कि यदि आपको एक बार खून लग गया शोहरत का, लिखने का, तो आपने कैसे इतने साल दूरी बनाए रखी लेखन से? जब पहली कविताओं की मेरी किताब आई तो एक छोटी उम्र थी, है ना मेरी, उस समय ख्वाहिशें क्या, बस यूं ही लिख दिया और यूं ही छप गया। वो हुआ क्या कि हिंदी अकादमी ने इसे एक उन लोगों की योजना है कि वो नए लोगों को प्रोत्साहन देके अपने पास से पैसा देकर किताब छपवाने के लिए पैसा देते हैं। तो और शायद मौका भी उनके, क्योंकि हिंदी अकादमी की मुहर होती है उसके ऊपर, तो पब्लिशर्स भी इसलिए छाप देते हैं। तो मुझे वही मैंने कहीं देखा और मैंने मैंने कुछ कविताएं थी छोटी मोटी बचपन की इकट्ठी हुई, बचपन इन द सेंस 17-16 बचपन ही है, हाँ। तो वो कविताएं इकट्ठी की मैंने और मैंने दे दी। तो हिंदी अकादमी ने मुहर लगा दी, हाँ जी आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप इसको छपवाइए, हम आपको अनुदान देंगे, पैसा देंगे। तो अच्छा अवसर था, मैंने दे दिया और वो छप गया। हालांकि उस समय वो सीमित सी किताब रह गई मेरे परिचितों के पास, मेरे टीचर्स के पास, दोस्तों के पास, और कुछ अच्छे लोग शायद जिनको लाइब्रेरी जिन्हें अकादमी ने भेजा उनके पास ऐसे नाम शोहरत नहीं मिली। कुछ चिट्ठियाँ आई, चिट्ठियों का दौर था, ईमेल होते नहीं थे तब, बड़े अच्छे से चिट्ठियाँ आती, सहेजी हुई आज भी कुछ चिट्ठियाँ। तो उसके बाद मेरी बड़ी जल्दी से मेरी शादी हो गई और मैं कैसे करके मैं रम गई है गृहस्थी में ना। तो बड़ी जल्दी बेटा, छोटा बेटा मेरी गोद में आ गया, तो मैं भूल ही गई हर चीज़। मुझे उसको देख के मैं इतनी बदहवास रहती थी अपने बच्चे को लेकर 24 घंटे कि इसको कैसे, इसने खाना नहीं खाया, ये कमज़ोर हो जाएगा, गोलू मोलू लगे, मीन उसके छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को लेके कि मैं लिखना पढ़ना कहीं दबा रह गया। लेकिन जैसे ही 5-7 साल का बच्चा हुआ, फिर दूसरी बिटिया हो गई, लेकिन फिर वो जो कलाकार अंदर का रहता है ना, वो सुबगाता रहता है, वो सुबगाहट आपके अंदर बनी रहती है, कुलबुलाता रहता है कीड़ा कि नहीं आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ और करना था। भले ही वो 11-12 साल, मैं ये मानूंगी कि वो बेकार का समय नहीं था। मैंने उस समय को बड़ा यूज़ किया, अपने बहुत प्यारे प्यारे 2 बच्चे उनको मैंने समय दिया। और आदत सी है मेरे को, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें परफेक्शन दो, लिख रहे हो तो लिखने को दो, खाना बना रहे हो खाने को दो, घर की सफाई कर रहे हो घर की सफाई की दो, बच्चा पाल रहे हो बच्चे पालने को दो। इसको लेके मेरे हस्बैंड मुझे बीमार कहते हैं कि तुम बीमार हो किसी भी चीज़ को लेके पागल हो जाती हो, पीछे पड़ जाती हो, तो वही रहा। तो इसीलिए मेरे को इन 12 साल इतनी कमी महसूस नहीं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अक्सर जब मैं सोती थी तो मेरे सपनों में कैरेक्टर्स आते थे कि आपको ये लिखना है, आपको वो लिखना है। तो मैं क्या करने लगी कि रात को अपने बेड के साइड में एक छोटी सी नोटबुक और पेन रखने लगी कि जैसे ही मेरी नींद खुलेगी, कुछ भी अंधेरे में वो ओवर राइटिंग हो जाता, उसी के ऊपर राइटिंग चढ़ जाती थी जो लिख रही हूँ। लेकिन मैंने वो धीरे धीरे जो इकट्ठा होता रहा, फिर मैं जैसी थोड़ी सी जिम्मेदारियों से फ्री हुई तो मैंने लिखना शुरू किया। इसमें से कुछ कहानियों के प्लॉट्स बहुत पुराने हैं जो मैंने शायद 22-23 की उम्र में सोचे होंगे और अब जाकर लिखे, और किताब बन गई, लोगों को पसंद आई, बेस्टसेलर हो गई, लोगों ने से बहुत प्यार मिला। एक छोटी सी ये दुबली सी किताब है अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार। इसने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं अभिभूत हूँ मैं उस प्यार से। शुक्रिया है सब आपका। बहुत मुबारक, आपकी किताब बेस्टसेलर है आज तक के उसमें। और 11 साल आपने बहुत ही खूबी से बिताया, अपने परिवार को संभाला, बच्चों को संभाला और बहुत एक्सपीरियंसेस संभाले और जिनको आपने पेन डाउन किया, और आज हमारे सामने बेस्टसेलर है। हाँ, मुझे लगता भी है कि मैंने अगर अब से पहले ये की कहानियाँ लिखी होती तो शायद इतनी पसंद नहीं की जाती, क्योंकि तजुर्बा आपको बहुत कुछ देता है ना। उस समय क्या लिखेंगे टीनेजर ना, प्यार मोहब्बत की कहानियाँ लिख दी हैं, प्यार मोहब्बत की ही कहानियाँ, लेकिन तजुर्बों की से लड़कर आई हैं, जूझ कर आई हैं, तो मंझी हुई हैं, अच्छी कहानियाँ हैं।
राइट, बिल्कुल, टोटली। सो मूविंग फॉरवर्ड, 9 कहानियों का ये संग्रह जो है आपका स्त्री पुरुष की जटिल समस्याओं को समेटे हुए है अपने अंदर को, और बहुत बार बहुत सारी कहानियों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने किसी बहुत ही करीबी दोस्त की कहानी सुन रहे हैं। और ये भी महसूस किया कि इसमें बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जिनके ऊपर एक फितूर सा है आज के समाज की जो रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ने का, और उनको तोड़ने के बाद उनको एक मलाल भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उसको तोड़ के ही खुश है, पर क्योंकि शायद परिस्थितियाँ ऐसी हैं या हमारा पालन पोषण ऐसे हुआ है कि उसको तोड़ने के बाद मलाल भी है। तो क्या मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये रिश्ते जो प्रेम के रिश्ते हैं, जो एक्स्ट्रामैरिटल के रिश्ते हैं, क्या ये आंसू, आस्वाद और के साथ ही मिलते हैं? बिल्कुल। कहते हैं ना कि दूसरे की थाली का घी ज़्यादा लगता है, तो ये जो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स हैं ये ऐसे ही होते हैं। हम क्या होता है कि ऐसे रिश्ते ऑब्वियस है कि जुनून के बाद ही पैदा होते हैं ना, अचानक नहीं पैदा होंगे, जुनून के बाद ही पैदा होंगे। तो होता क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर समाज की मोहर नहीं लगी है, ठप्पा नहीं लगा है, वो हमें अवसाद, हताशा ही घुटन ही देगा, क्योंकि जो एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में, वो चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो उससे हमें कहीं ना कहीं घुटन तो ज़रूर मिलेगी। और अब ये हम पर डिपेंड है कि हम कितना कुछ सहन कर सकते हैं। औरतें अक्सर ये सब अगर इस तरफ कभी कदम उठाती भी हैं तो वो इतना फेस नहीं कर सकती और वो बड़ी जल्दी बचती है। उनको धप्पा भी लगना चाहिए, चरित्र भी मेरा पाक साफ रहे, मेरे घर में भी मुझे प्यार मिलता रहे, बाहर भी अगर मैं कहीं से किसी से इन्वॉल्व हूँ तो मुझे वो और लोगों को सबकी नज़र में नहीं आए। लेकिन ऐसी चीज़ें छुपती तो नहीं है। और अगर जो चीज़ जितना भी ऐसी चीज़ें हैं आपको अगर वो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आपको भतर्सना हो रही है, प्रताड़ना मिल रही है आपको हताशा तो होनी ऑब्वियस है, दुखी ही होंगे आप। बिल्कुल ठीक। आपकी इस कहानी का जो शीर्षक है अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार, ये एक कहानी का शीर्षक भी है इसमें, और इसको पढ़ के बड़ा ही नॉटी सा शीर्षक है, और पढ़ के सबसे पहले लगा कि यार एक प्यार तो मिलता नहीं, यार इनको चौथा मिला। एक भी नहीं मिला, चार भी नहीं मिले उसको। एक भी नहीं मिला। एकदम उसके बाद एक लाइन बहुत फेमस है गाने की भी, वो याद आए कि पुरुष करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तो प्रेम और नैतिकता के द्वंद में फंसी नायिका, जो आज की नायिका है, उसको आपकी कहानियों में कौन सी राह दिखती है? पहला, और दूसरा कि जैसे हम कोई भी नया रिश्ता बनाते हैं तो हम उसको एकदम से एक नाम देना चाहते हैं। ये नाम जो हम देना चाहते हैं, क्या ये जो इतनी व्यापकता है इस रिलेशनशिप को, इसको समेट सकते हैं? पहली बात आपने मुझे कहा कि पहला कि ये जो है किताब पुरुष और इसमें महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा भतर्सना की शिकार होती है, पुरुष नहीं होते हैं। हाँ। तो अगर आपने किताब ध्यान से पढ़ी हो तो इसमें मैंने महिला और पुरुषों का दोनों का एक बराबर उनके पक्ष में रहकर लिखा है, विपक्ष कहीं भी नहीं है, क्योंकि हालातों की किताब है, हालातों से उपजे रिश्तों की किताब है। और दूसरी बात आपने कहा क्या नाम देने व्यापकता जो है इसके पहले डेडिकेशन के पन्ने पर लिखा है उन कुछ रिश्तों के नाम जिनके नाम नहीं होते। ये किताब उन्हीं रिश्तों के नाम पर है जिनके नाम नहीं होते। तो लेकिन है क्या कि ऐसे रिश्तों के भले ही नाम नहीं होते लेकिन ये बहुत गहरे होते, तभी यहाँ तक इन पर कहानियाँ लिखी जा सकती हैं, तभी यहाँ तक ये किताब बन गई। ऐसे रिश्तों को मुझे लगता है कि कोई नाम नहीं हो तो ही अच्छा है। और अगर शायद इसी नाम के बिना ज़्यादा व्यापक है, नाम हो जाएगा तो वो कम व्यापक रहेंगे। कई बार ऐसी बॉन्डिंग्स इतनी गहरी होती है, ऐसी बॉन्डिंग्स शायद एक हस्बैंड वाइफ की भी नहीं होती, ट्यूनिंग नहीं होती वो, क्योंकि कॉम्पैटिबिलिटी जिसे कहते हैं ना, कॉम्पैटिबिलिटी जहाँ है वहाँ आप किस चीज़ के लड़ते हैं या उस तरफ जाना चाहते हैं, वो भले ही अलग की बातें हैं कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। मोहर नहीं मिली, समाज ने साथ नहीं दिया, लेकिन इनको नाम नहीं देना ही अच्छा है, नाम के बिना ज़्यादा व्यापक है मेरे को लगता है। थैंक यू। आपकी हर एक कहानी में एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर जिंदा है,
और इसमें मगर सबसे बेहतरीन बात यह है कि ना तो पुरुष और ना ही स्त्री को आपने कहीं पर भी दोषी ठहराया है या कोई अपशब्द इस्तेमाल किए हों दोनों के लिए। और आपकी ज़्यादातर सब कहानियों में इट सीम्स कि जैसे कि ये होना ही था, जैसे कि ये सर्कमस्टांशियल ही था। तो आप क्या सर्कमस्टांसेस को, परिस्थितियों को पूरा श्रेय देना चाहेंगी एक्स्ट्रा मैरिटल? बिल्कुल। रिश्ते, शादियाँ प्लान होती हैं, मोहब्बत रिश्ते प्यार प्लान नहीं होता। शादियाँ तो प्लानिंग से करते हैं ना कि अब जनवरी में करेंगे, ठंड कम होगी तब करेंगे, गर्मी कम होगी तब करेंगे। लेकिन प्यार जब मैं 18 की हो जाऊँगी तब करूँगी, या फिर मैं 24 की हो जाऊँगी तब करूँगी, या फिर वो एक हैंडसम लड़का दिखेगा तब करूँगी, ये ऐसा नहीं होता। तो हालातों से उपजी कहानियाँ हैं, हालातों की ही कहानियाँ हैं। परिस्थितियों में जैसे जैसे हम गए वैसे वैसे मुड़ते गए, वैसे वैसे ढलते गए, इसी की कहानी है। दूसरा, इस किताब के लिए मुझे काफ़ी बाद में जब ये बेस्ट सेलर हुई तो आए बड़े आलोचक, कुछ लोग आलोचकों ने कहा कि विजयश्री तनवीर सिर्फ ये लिख सकती है कि ये रिश्तों की कहानियाँ और स्त्री संबंधों की कहानियाँ, पुरुषों संबंधों की कहानियाँ। तो मैंने उससे बड़ी गुजारिश, उसमें मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी कि इतने कमजोर मत बनिए, तंगदिल मत बनिए, एक किताब से आप फैसला मत कीजिए कि मैं क्या लिख सकती हूँ। क्योंकि ये हुआ क्या था, जब ये किताब लिखी गई तो मेरा पहला टारगेट था, मैं किताबों को नाम लिखने वाली थी, कुछ जटिल रिश्तों की कहानियाँ ऐसा करके। तो वो मेरे पब्लिशर ने इस कहानी के टाइटल स्टोरी, इसमें से एक स्टोरी लेकर टाइटल दिया, अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार। तब ये किताब, इसलिए सारी कहानियाँ ऑलमोस्ट एक ही चीज़ पर है। और मुझे लगता है कि ये शायद यही इसकी सफलता का भी राज है कि ये इस तरह की कहानियाँ हैं। तो मैंने सबसे अपील की कि आप मुझे दूसरी किताब आने का मौका दीजिए, कम से कम एक किताब से इतने जजमेंटल मत बनिए कि एक किताब आई और जज कर लिया आप ये लिख सकती हैं, तो इतनी तकदीर मत बनिए। आप लोगों से भी है, जब आप पढ़ेंगे तो जजमेंटल नहीं बने कि हाँ अगली किताब आने तक का इंतजार करें कि मैं क्या लिख सकती हूँ, तो फिर मैं अगली किताब में हम बात करेंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने व्याख्या की है हर एक रिश्ते की, और जो लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल करी है वो भी बहुत सुंदर। हिंदी और उर्दू दोनों का एक हाँ मेरे ख्याल से प्रभाव है आपका पति का आपके ऊपर इस लेखन में दिखता है साफ से। तो बहुत ही खूबसूरत है, हर इंसान को पढ़नी चाहिए। यू विल एंजॉय रीडिंग ईच वन ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं और एक इसमें बहुत ही खूबसूरत टाइटल अगेन है, कहानी का शीर्षक है भेड़िया। तो पढ़ते हुए मुझे एकदम लगा कि ये प्यार से भरी कहानियाँ और ये भेड़िया, ये कैसे? तो ये शीर्षक आपने क्यों चुना? कोई सिंबॉलिक है या? भेड़िया एक सिंबॉलिक स्टोरी है। उसमें है कि जब एक पुरानी कहानी सुनी होगी आपने, गडरिया और भेड़िए वाली, कि एक गडरिया रोज कहता था भेड़िया आ गया, लोगों ने डरना बंद कर दिया कि भेड़िया आ गया, लेकिन एक दिन सचमुच आ गया और वो डर सच साबित हुआ। तो ये ऐसी ही इसको सिंबल बना के मैंने कहानी लिखी कि आप बाद में पढ़ेंगे तो जानेंगे, मैं खोलूंगी नहीं ज़्यादा। तो उसमें यही सिंबल है कि एक औरत रोज एक डर दिखाती रहती है कि मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, लेकिन कोई सामने वाला बंदा तटस्थ हो जाता है सुनते सुनते, रोज का है, लेकिन एक दिन सच हो जाता है, सचमुच भेड़िया आता है, सब तहस नहस हो जाता है उस भेड़िया आने के बाद। और इसका जो है लेसन ये है कि चीज़ों को नेग्लेक्ट मत कीजिए, जो हो रहा है उसको देखिए, सुनिए, समझिए, और नहीं तो फिर भेड़िया आ जाएगा। क्या ये एक कहानी आपने क्वेश्चन देने के लिए भी लिखी है कि बी अवेयर, बी अलर्ट, हो सकता है आपके साथ? अनुपमा हर कहानी एक सवाल छोड़ती है। हर कहानी मेरे को लगता है एक मैसेज, भले ही लोग कहते हैं आजकल मैसेज वाली कहानियाँ नहीं होती, वो कहानी का द्वार बंद हो गया कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस कहानी से शिक्षा मिलती है बड़ों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे द्वार बंद हो गए। लेकिन फिर भी ये कहानियाँ मैसेज नहीं देते हुए मैसेज देती है कि क्या हो सकता है, बी अवेयर, बी कॉन्शियस जैसे कहते हैं। तो ये मैसेज नहीं देते हुए भी मैसेज है इस तरह का। जब मैं ये पढ़ी थी मुझे यही लगा। जी, ये लोग कहते हैं ना कि क्या सिखा रही हैं आजकल राइटर, क्या सिखा रहे हैं, जटिल रिश्तों की कहानियाँ देकर क्या सिखा रहे हैं राइटर। लेकिन सबके रिजल्ट सामने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने नहीं होंगे जो भी आप करेंगे, अंत भले का भला, अंत बुरे का बुरा। जी, आपकी कहानियाँ, सारी कहानियाँ स्त्री पुरुष दोनों के मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से समझती हैं। इसमें एक कहानी और है, खिड़की।
क्या उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं? आपने ये जो लिखी बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका आगाज़ किया है इस कहानी का, उसमें कुछ रोशनी डालना चाहिए। लोग कहते हैं कि खिड़की इस संग्रह की सबसे गहरी और अच्छी कहानी है। खिड़की, मेरे किसी मित्र ने मुझे खिड़की के जो उन पर बीता उन्होंने मुझे सुनाया, तो मैंने तब खिड़की लिखी और मैंने महसूस किया कि इस दौर से मैं भी गुजर रही हूँ आजकल। हम सब यहाँ बहुत सारी होंगी जो बड़े होते बच्चों की माँ है। मेरा बच्चा इस समय 15 का है और 10th क्लास में है। तो जैसे टीनेज जैसे आनी शुरू हुई, वो कैसे बदल गया एकदम बच्चा ना। बदलते बच्चे को मैंने महसूस किया, क्योंकि मैंने बहुत समय अपने बच्चों को दिया है, तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें मैं इतनी नोटिस करती थी। अचानक जो बच्चा इतना अपनी क्लास में हमेशा टॉपर और ये अच्छा रहता था, उसने बदलना शुरू कर दिया टीनेज आते ही ना। आजकल बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं। पहले हमारे दौर में हम लोग बहुत छोटे, बहुत बड़े होने तो छोटे रहते थे। इंटरनेट बहुत छोटे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, तो इंटरनेट का असर बिल्कुल। तो मैं बहुत अवेयर, मैं हर 24 घंटे उसकी निगरानी करना, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। तो वही खिड़की में एक ऐसी माँ की कहानी है जो अपने बच्चों को लेके अक्सर बड़ी परेशान रहती है। ये कहाँ जा रही है मेरी बेटी, कहीं इसको टीचर तो उसको मिसयूज़ नहीं कर रहा है, या फिर कोई इसको कोई भी उसको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, बाहर की चीज़ें से कितनी प्रभावित है मेरी बच्ची। तो ऐसी कहानी है, एक माँ की कहानी है। उसमें एक लाइन है जब वो अपने फादर को कहती है सुबह नाश्ते की टेबल पे कि पापा चेक योर वेट, माय केमिस्ट्री सर लुक्स बेटर, ही इज वेरी हैंडसम। तो माँ की आंखें एकदम सर क्या मन रहा, क्यों कहती है कि उसमें लिखा है कि उसे लगता है क्योंकि बेटी को चारों तरफ से भिड़ियों ने मतलब कि केकों ने पकड़ रखा है ना, पिछुओं ने पकड़ रखा है, क्या होने वाला है मेरी बेटी के साथ, बाहर निकलती है और ये सब चीज़ें। और क्योंकि उसने अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो जानेंगे। आखिर में वो खिड़की बंद कर देती है अपनी, कि खिड़की ये खिड़की मुझे बंद रखनी है, ये मुझे खिड़की नहीं खोलनी, देखना ही नहीं क्या हो रहा है, कि मैं इतनी अपसेट हो जाऊंगी कि मेरा घर ही तहस नहस हो जाएगा, ऐसा करके। हम बहुत जगह इन कहानियों में खुशबू पाएंगे जब आप पढ़ेंगे, और जीवन के उन अनाम गुमनाम रिश्तों के मीठे मीठे एहसासों को फिर जिंदा होते हुए पाएंगे। इस मोड़ पे एक सवाल अंदर आ रहा है, यदि आप परमिशन दें तो पूछ सकूँ। आप प्लीज। आपकी शादी भी सारे नियमों को, समाज के नियमों को तोड़ते हुए हुई। एक हिंदू ब्राह्मण लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से, तो उस समय कैसे कौन कौन सी तकलीफ़ों से आपको गुजरना पड़ा, समाज की कौन कौन सी नियमों को तोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ा, और क्या चीज़ें थी, कौन लोग थे वो जिन्होंने ये मुश्किलें पैदा करी? पहले तो तनवीर साहब से गुजारिश है, जरा खड़ा होकर सबको शक्ल दिखा दीजिए अपनी, उधर मुँह करके। सर आज यहाँ मौजूद है, ये तनवीर साहब हैं, विजयश्री तनवीर मेरा नाम है, ये तनवीर साहब हैं। हमारी शादी हिंदू मुस्लिम, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मेरे हस्बैंड मुस्लिम हैं। तो हमारे साथ अलग अलग जो जिन चीज़ों से हमें डरना था, डर था, उनका डर हमें कम हुआ। जिनसे नहीं डरना था उन बातों ने ज़्यादा परेशान किया। फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमारी शादी बाकायदा हुई, मेरे घर में मेरे धर्म के हिसाब से शादी हुई। फिर मैं अपने ससुराल पहुंची, वहाँ पे उनके हिसाब से जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं वो हमने फॉलो किए। लेकिन दोनों फैमिली हैप्पी हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, जब समझ आता है कि शादियाँ दो लोगों की नहीं होती हैं, दो फैमिली की भी नहीं होती हैं, दो समाजों की शादियाँ हो रही होती हैं, संस्कारों की शादियाँ हो रही होती हैं और संस्कृति की शादियाँ हो रही होती हैं। ये हुआ, बाहर के लोगों ने भी करना शुरू किया, आपकी बहू क्या करती है, पूजा करती है, नमाज करती है, क्या नहीं करती। मेरे हस्बैंड को, इवन मेरी फैमिली में, तो जो ऐसा करवाता होगा वो ऐसा करवाता होगा, ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछे गए, इतने अजीब सवाल जिनके मैं हंसती हूँ मैं केवल, उल्टे तवे पर रोटी बनती है तुम लोग उल्टे हाथ होते हो, मुझे ऐसे सवाल पूछे गए। मैंने कहा उल्टा समझ नहीं आया ना, ये सब चीज़ें जो रिचुअल्स है, जो भी उनकी किसी की कल्चर है, क्या हो रहा है, उनको इस तरह बिगाड़ कर मैं देखती हूँ समाज में प्रस्तुत किया गया है। जब मेरी शादी हुई तो मैंने जाना कि अरे ये सब प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं, सब कुछ है ही नहीं, सब है ना, हम सब जैसे वो है, जैसे हम हैं वैसे ही वो है। लेकिन हुआ कि बाहर कितना बवंडर रहता है इन बातों को लेके, कितना बवाल रहता है।
आधे लोग मुझसे पूछते हैं तुझको तो ये करवाता, तुझको जबरदस्ती मीट खाने को देते हैं क्या? तो मैं हंसती हूँ, मैंने कहा नहीं कभी नहीं, मैंने तो इतने दिन तक बनाया ही नहीं, कुछ भी नहीं छुआ। मेरी मदर इन लॉ जब नहीं रही तो क्योंकि मेरे बच्चों को शौक है, मैं ब्राह्मण फैमिली से थी तो वहाँ प्याज व्याज का भी परहेज था। लेकिन अब मैं अपने बच्चों के लिए बकायदा चिकन मटन सब बनाती हूँ, फिश बनाती हूँ, उनको अच्छा लगता है। मैं अभी भी नहीं खाती लेकिन मुझे बड़ी हैरानी है जब कहते हैं तो जबरदस्ती तो बड़े कट्टर होते हैं, ये करते हैं, और मैंने देखा कि कुछ भी मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। लेकिन बाहर के मेरी फैमिली वालों ने मुझे खूब, फादर ने नहीं, माँ थी नहीं, बचपन में नहीं रही हो, लेकिन हमारी फैमिली में इतना आपस में प्यार, मेरे फादर मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करते थे। और लेकिन बाहर के लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगती रही कि पता नहीं मैं क्या झेल रही हूँ या क्या होने वाला है मेरे साथ। अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, हैप्पी फैमिली है, दोनों बड़े प्यारे, एक बेटा बेटी है, अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि इन डर से बाहर निकले लोग कि पता नहीं कि एक बंदी ने अगर शादी मुस्लिम से की तो क्या कुछ झेल रही है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों जब शादी मन की शादी मन से हुई है तो ऑब्वियसली घर में भी मन जैसा ही व्यवहार होगा। और इन चीज़ से डरे नहीं। लोगों में अभी आजकल कितना डर फैला हुआ है ना हिंदू मुस्लिम को लेकर, जो जहर फैला हुआ है वो नहीं रहे। मैं तो चाहती हूँ ऐसी शादियाँ और हो और समाज को मैसेज मिले कि देखो सब अच्छे से है, कुछ भी नहीं है, बांटने का काम बाहर के लोग कर रहे हैं, हम तो सब एक ही है। तो आपका कहने का मतलब है जहाँ प्यार होता है वहाँ ये नफरतों का जिंदा रहना बिल्कुल मुश्किल है, और परेशानी कहीं और से पैदा होती है। हम तो हैप्पी हैं, बाहर के लोगों को चिंगारियाँ भड़काने में लगे हुए हैं, कब वो आग बन जाए। हाँ, तो ये बाहर के जो लोग हैं उनको बाहर ही रहने दीजिए, घरों में मत आने दीजिए। ये आज की हमारी ऑथर विजयश्री जी कह रही हैं, और आपका जीवन बहुत सुखद रहेगा यदि बाहर वाले बाहर रहेंगे। तो लेट द थिंग बी आउटसाइड। वो कल्चर की प्रॉब्लम तो सब जगह ना, अगर एक कुमाऊनी ब्राह्मण की शादी महाराष्ट्री ब्राह्मण से हो रही है तब भी वो कल्चर प्रॉब्लम तो वहाँ भी आएगा। और छोटा मोटा उनको निगलेक्ट करें, कल्चर से बड़ी और चीज़ें हैं और बड़े मुद्दे हैं, उन पर गौर फरमाएं, इन सब चीज़ों को छोड़ दें। ईगो की लड़ाइयाँ नहीं हो, सबसे बड़ी मोहब्बत में जो लड़ाइयाँ ईगो की होती है, ईगो की लड़ाई के बाद शुरू होती है। असल जो विच्छेदन शुरू होते हैं वो बाद में होते हैं। एग्जैक्टली। विजयश्री जी, आपने 9 कहानियों का ये संग्रह लिखा है, इसमें से कौन सी कहानी आपके मन के सबसे करीब है, और उसमें से कुछ यदि आप पढ़ना चाहें 2-4 लाइन। ज़रूर। इसमें ये कहानी है एक उदास शाम के अंत में। वो कहानी मुझे प्रिय है, बहुत प्रिय। एक तो मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, वो पहाड़ों की ही कहानी है। पहाड़ों पर एक लड़का, एक डॉक्टर रहता है, और So undoubtedly विजयश्री जी इज रोमांटिक। नहीं, कोई भी रेगिस्तान का बाशिंदा हो या समुद्र के आसपास का बाशिंदा हो या पहाड़ों का बाशिंदा हो, सभी रोमांटिक होंगे। मेरे को लगता है कि शायद ना पानी हमें बहुत कुछ देता है, पहाड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, और कई बार रेत भी ना, रेतीले लोग ज़्यादा अवसाद वाले उदास होते हैं, लेकिन मुझे लगता है उदासी से खूबसूरत कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। क्या बात है। ये कहानी है एक उदास शाम के अंत में। एक डॉक्टर साहब हैं जो कसौली के एक कसौली छोटा सा कस्बा है शिमला के पास, वहाँ रहते हैं और वो उसे छोड़ के नहीं जाते। एक रोमांटिक कहानी है, मैं आपको सुना देती हूँ। धर्म सिंह अपना गिलास थामे यहाँ वहाँ मोमबत्ती और दिया सलाई ढूंढ रहा है। सर्दी का तकाजा है, रात भर के लिए फायरप्लेस में उसे और लकड़ियां डालनी होगी। क्या हो अगर धर्म सिंह भी न हो। गले को चीरती रम अंदर उतरकर जिस्म में हरारत ला रही है। 2 पैक बाद गर्म हवा में भरे गुब्बारे की तरह मैं हल्का होने लगा हूँ। शून्य तापमान को कि इस प्रचंड सर्दी में राहत को या तो रम चाहिए या फिर सहसा मेरी सबसे बड़ी जरूरत किसी तलब की तरह मेरे हलक में उभर आई। 3 महीने पुरानी प्रगाढ़ चुंबनों का स्वाद रम के कसैलेपन को शीरीन कर गया। आह रीत, काश तुम होती तो मेरी उदासी को पकड़ पाती, पर क्या तब भी मैं इतना ही उदास होता। मैं अजीब अवस्था में हूँ, इस जानलेवा उदासी से बेजार हूँ, इसे जी भर कोसता हूँ, किंतु कोई उदास गीत सुनकर इसी में आकर डूब जाना चाहता हूँ। मैं और भी उदास हो जाना चाहता हूँ। मैं कुछ पुरानी यादों में और भी उदास होने के बहाने ढूंढने लगा कि मौसम की मार से गूंगा पड़ा फोन अचानक ही घनघना उठा। मेरे दिल ने पूरी शिद्दत से चाहा उस तरफ रीत हो, बावजूद इसके कि मैं ईश्वर को नहीं मानता।
पांचों इंद्रियों ने समवेत रीत के होने की दुआ की। मैंने रिसीवर कान पर लगाया। कहाँ थे तुम? कल से 40 बार तुमने ट्राई किया। एक क्षण को मुझ जैसे नास्तिक व्यक्ति के भीतर आस्था का ज्वार सा उठा। ईश्वर है, अवश्य है, वरना मेरे चाहने पर से कैसे संभव था कि उस तरफ सचमुच रीत होती। अगर मैं तुम्हारी खबर ना लूँ तो तुम्हें मेरी खबर ही ना हो। मैं खींच और उलाहना मुझे अच्छा लगा, किंतु एक लोभी आदमी की तरह मुझे मलाल हुआ कि ईश्वरीय अनुग्रह की इस दुर्लभ घड़ी में मुझे कुछ और चाहना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने संग्रह लिखा 9 कहानियों का, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, खूबसूरत कहानियाँ हैं। What is your biggest achievement after writing this? What will you attribute your achievement to? ये इस दुबली सी किताब ने मुझे कुछ बहुत प्यारे फ़ोन कॉल्स दिए, कुछ बहुत बड़ी चिट्ठियाँ दी, कुछ बहुत अच्छे ईमेल्स दिए और कुछ और कहानियाँ दी। मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे अपनी बातें शेयर करनी शुरू करी। मुझसे कहा हमारे पास भी एक ऐसी कहानी है, आप हमारी कहानी लिख देंगी। तो मुझे सोचने कि मुझे लोग ये क्या मानने लगे हैं ना, इस छोटी सी किताब ने मुझे क्या क्या नहीं दिया। तो अब उसमें से कुछ कहानियाँ मैं लिख भी रही हूँ जिन लोगों ने मुझे सुनाई हैं, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी। असली कहानियाँ समाज हमें देता है, लोग ही हमें देते हैं। तो और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है जब लोग फ़ोन करके इन कहानी पर डिस्कस करते हैं कि मैडम आपकी कहानी है समंदर से लौटती नदी, मुझे उसका अंत ये नहीं चाहिए, इसका अंत बदल दीजिए, इसका अंत ये नहीं होना था, मैं रात भर सोया नहीं। तो ये सब चीज़ें एक अचीवमेंट है, आपकी उपलब्धियां हैं ये, कि मुझे लगता है कि मैंने क्या पाया। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि किसी ने मुझसे कहा कि ये कहानी इतनी खूबसूरत है, आपने मेरी कहानी कैसे लिख दी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें, बड़े भावुक लोग हैं हिंदुस्तान में, बड़े प्यारे, और इस तरीके जब बातें करते हैं तो लगता है कि हाँ कितना प्यार मिल रहा है मुफ्त में एक पतली सी किताब लिख के। तो उन सबकी शुक्रगुजार हूँ, यही उपलब्धि है मेरी। और शायद ये प्रेरणा भी कि अगली किताब 11 साल ना लगाए, जल्दी है। बिल्कुल 2020 में अगली किताब आएगी। अरे वाह, कुछ कहानियाँ मैंने तैयार कर ली हैं और इस बार अब लोग जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उनसे अलग इतर किताब होगी। मैं भी आजकल इन दिनों में एक कहानी लिख रही हूँ, वो कॉन्सिक्रेटेड वर्जिन पर कहानी है, जो नन होती है उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर कहानी है। तो भले ही मेरे को लगता है कुछ लोगों ने कहा बवाल होगा, इस पर रिसर्च करो, ये करो, तो किया मैंने, वही मैं कर रही हूँ आजकल। इसके बाद मेरा एक नॉवल पर मैं काम कर रही हूँ, वो आधा अधूरा है अभी। वो 1931 के आसपास के माहौल की कहानी है, जब नवाबी दौर हुआ था, नवाबी दौरों की कहानी। तो मैं साबित करूंगी कि विजयश्री तनवीर और भी कुछ चीज़ें लिख सकती है। बिल्कुल लिख सकती हैं, कविताएं, ये संग्रह, और अब आ रही हैं 2 नॉवेल्स। इस किताब की शुरुआत ही कविता से, एक बड़ी जी हाँ, मैं बस आपसे अभी यही कहने वाली थी, यही गुजारिश थी कि कुछ लोगों ने कहा कि किताब का जो सबसे अच्छी चीज़ है शायद वो ये कहानी, वो कविता है, बहुत खूबसूरत कविता है। तो मैं ये इसी चौथे प्यार के बारे में नहीं, इसी बात के बारे में है कि प्यार कभी भी किसी समय भी हो सकता है। तो मैं ये छोटी सी कविता है। अब की जाड़ों में पछतावों की गुफाओं से निकल, उदासियों के पहाड़ उतरकर तुम आना ये भूलकर कि तुमने तौबा की है। सर्द होती किसी भी शाम जब लंबाते हो दरख्तों के साए, अपनी उंगलियों से थोड़ी सी गर्मी रख देना मेरी ठंडी हथेलियों पर। जो न हो सके तो फिर बारिशों में आना, बंद छतरी को बगल में दबाकर भीगेंगे और फिसल जाने देंगे अपने गीले मन को ख्वाहिशों की ज़मीन पर। यूँ गर्मियाँ भी कुछ बुरी नहीं, सांझ चलती है ज़रा और देर से, तब अधलेटे रहेंगे किसी पेड़ के तले, जैसे अरसे की नींद पड़ी हो बोझिल बरौनियों पर। मुझसे मिलने को चुन लेना तुम अपने जी का कोई भी मौसम, कि चाहतों की कोई रुत नहीं होती। आजकल दिल फिर झुकने लगा है थोड़ी दाईं तरफ को, तुम्हारे पास भी फिर प्यार में पड़ने का कोई तो बहाना होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और अनुपमा के ऊपर So this was the first line of conversation that we shared. The book name is on and my name is the same. But मैं इतनी खुश नसीब नहीं हूँ कि मुझे चौथा एक भी रुक गई है कहानी। But ये ज़रूर कहूँगी कि फिर आइएगा कुछ और कहानियाँ लेके, अपनी नई नॉवेल लेके, और आगरा में आपसे बात करना
यहाँ बैठ के फिर से ये मौका बहुत सुंदर दीजिएगा। शहर है और शहर की तरह मैं देख रही हूँ कि सब तरफ कितने सुंदर सुंदर लोग हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। तो बहुत सुंदर शाम है ये, बहुत सुंदर मेरी इंटरव्यूअर है कि सब मेरे से सवाल करने वाली, बहुत सुंदर लोग आए हैं सुनने के लिए, बहुत सुंदर वहाँ पे मुझे खड़ी थी वो बोल रही थी। तो श्वेता बहुत और यादगार शाम रहेगी मेरे लिए। बहुत शुक्रिया आगरा, शुक्रिया प्यारे लोगों जो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हो, सब आप सबका शुक्रिया। इससे पहले कि हम शाम का अंत करें और गुफ्तगू को विराम दें, कुछ लोग जो हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं, यदि कोई सवाल पूछना चाहें। हाँ प्लीज़ सबको। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मुझे लगता है मैं कुछ ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो बुक से कंसर्न नहीं है, बट व्हेन आई हर्ड कि आप लोग हिंदू और मुस्लिम इंटर कास्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल। मुझे एक सवाल है, जब आजकल जैसा माहौल है उस समय आपको कितनी इनसिक्योरिटी या सिक्योरिटी फील होती है व्हेन देयर इज समथिंग गोइंग अराउंड कम्युनिटी इन द कंट्री? हाउ सिक्योर बोथ ऑफ यू फील और हाउ इनसिक्योर, और आपके बच्चों को कैसा फील होता है उससे? आमिर खान साहब ने जब ये कहा कि बहुत इनसिक्योर लगता है तो उन्हें तो उनका तो बहुत बुरा हाल किया गया, लेकिन मैं कहूँगी कि हाँ इनसिक्योर हूँ, बहुत बहुत इनसिक्योर हूँ, अपने बच्चों को लेकर बहुत इनसिक्योर हूँ। इस माहौल में मेरे बच्चों को कोई मेरे बेटे के नाके मुझे कहता है उसने मुझे मुल्ला कहा या ये कहा, ये बातें मुझे बहुत आहत करती हैं। और इवन फिर मेरा बेटा कहता है मैंने उसको कहा कि मेरी माँ पंडित है तो फिर मुझे और बुरा लगता है कि आपको ये एक्सक्यूज क्यों देना पड़ता है ना। अब भले ही हिंदुओं के सामने गर्व से कहो कि मेरे डैड मुस्लिम है, और मुस्लिम के सामने गर्व से कहो मेरी मम्मा हिंदू है, इस बात के लिए डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनसिक्योरिटी है, स्कूल तक में है, टीचर्स तक मैं देख रही हूँ आजकल कहीं भेदभाव करने लगे हैं। देखने में नहीं आता है लेकिन बातों से जब बच्चे की बात सुनते हो समझ आता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मेरे घर के आसपास जहाँ मैं रह रही हूँ, घर के आसपास का माहौल इस समय बहुत बिगड़ा हुआ है। कब कौन सनक जाए, कब कौन कुपित हो जाए, कब कौन क्या कर दे, चीज़ों को लेकर डर तो लगता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, देश का हिस्सा है और हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो थैंक यू। किसी के पास सवाल है मेरे लिए तो पूछ लीजिए मुझसे। मुझे बस यही पूछना था कि आपकी अगली किताब कब आ रही है, वो आपने बताई नहीं। जी, अगली किताब 2020 में कहानी संग्रह होगा। इसमें थोड़ी छोटी कहानियां हैं, वो बड़ी कहानियों का थोड़ी इतनी दुबली नहीं होगी, वो किताब थोड़ी अच्छी होगी। और इसके बाद एक नॉवल पर भी काम करती हूँ। नॉवल का भी इंतजार जी जरूर, शुक्रिया आपका। गुड इवनिंग मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अपने आप में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल और इस तरह का, तो आपने व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टेक दिस रूट? इस टॉपिक पे आपने जो स्टोरीज लिखी हैं, तो मतलब व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, लाइक व्हाट स्टेयर्ड यू टुवर्ड्स इट? आपका प्यारा सा नाम क्या है? श्रद्धा। हाँ श्रद्धा। लोगों के लिए कई बार क्या होता है, हमारे लिखे से भी लोग हमें जज करते हैं। कई लोग सोचते हैं शायद मेरे पता नहीं चौथे पांचवें छठे बने कितने अफेयर रहे होंगे। सच में इसमें कुछ कहानियां हैं जिनकी नायिका शराब पीती हैं। तो मुझे किसी ने एक मेल आया कि क्या अपनी कहानियों की नायिकाओं की तरह आप शराब पीती हैं? तो मतलब होता है जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो वो अपने आप में लोग हमें जज करने लगते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। कल इसीलिए कहते हैं, लेकिन लेखक का काम है लिखना। सब कुछ उसमें जिया हुआ नहीं होता है, आधी चीज़ों की कल्पना भी होती है, बाहर के समाज से भी उठाया होता है। तो हाँ, इन कहानियों को लिखने के बाद मुझसे काफ़ी सारे सवाल किए गए लोगों ने। कई लोगों ने, मैंने अभी बताया कि मुझे कहा गया कि शायद आप यही लिख सकती हैं या फिर क्या कर रही हैं। होता क्या है, हमारे जो वरिष्ठ होते हैं वो बड़ी आसानी से हमें एक्सेप्ट नहीं करते। जब कोई नया लेखक आ रहा होता है तो उसे इतनी जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होता वो उनके लिए कि पता नहीं उनकी जगह ले रहा है कि क्या कर रहे हैं, जबकि हम वहाँ तक, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वो उससे आगे निकल चुके होंगे। बड़ा मुश्किल होता है वो हमें स्वागत, मैं चाहती हूँ कि हमारा स्वागत करें, हमको निंदा करें, भले आलोचना करें, लेकिन कुछ समझे। ये नहीं कि अगर नया बंदा आया तो कुछ भी नहीं। आपने मुझसे पूछा कि बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक। आई लाइक दैट यू टुक सच अ टॉपिक, बट व्हाट, मतलब ये रूट आपने कैसे लिया? मतलब ये आई एम नॉट जजिंग यू कि आप मतलब ये क्या है, या बट इट्स गुड, इट्स समथिंग डिफरेंट। ये एक थॉट प्रोसेस आपका चेंज कर रहा है, गिविंग यू अनदर थॉट प्रोसेस उस चीज़ों के रिलेटेड। बट व्हाट स्टेयर्ड यू टुवर्ड्स इट? आपको क्या श्रद्धा, मेरे कुछ फिल्में थी जो मेरे दिल के बड़े करीब थी। एक फिल्म थी गृह प्रवेश, बासु भट्टाचार्य जी की एक मूवी है गृह प्रवेश, अगर किसी ने देखी हो तो वो मूवी मुझे बहुत हमेशा याद रहती थी। तो मुझे उससे भी मुझे कहीं एक मिला कि हाँ एक मिला।
कुछ ऐसे पता नहीं ऐसी फिल्में मुझे छूती थी, मतलब जब भी मैं ऐसे कुछ टॉपिक सुनती थी तो मुझे लगता था कि हाँ ये मुझे कुछ कह रहे हैं कि आप कुछ लिखो, तो शायद मैं कहीं लिखना चाहती थी इसलिए मैंने लिखा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाहर से मेरे अंदर हमारी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा होता है या फिर पास पड़ोसी है। सोशल मीडिया पर बहुत लिखा, सोशल मीडिया पर ये एक बड़ा कॉमन सा है कि ये जो रिलेशनशिप होती हैं बड़ी जल्दी से हो जाती है, लोगों को बड़ी जल्दी किसी को किसी से प्यार हो जाता है, किसी को किसी से क्या हो जाता है, तो वो शायद इससे भी कहीं इंस्पिरेशन मिली थोड़ी बहुत। थैंक यू। राधिका जी, फिनिश करने में बहुत कम देर लगी, लेकिन क्या हुआ, कुछ मैंने बताया, कुछ कहानियाँ काफ़ी पहले से सोची हुई थी, तो हाँ मैं अपने एक कहानी पे बहुत देर तक काम करती हूँ। ये शायद मेरी कमज़ोरी होगी या फिर पता नहीं क्या है, मैं लिखने के बाद भी डिससेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ नहीं इसे बेहतर किया जा सकता है, या और जब तक नहीं चली जाती, मैं अपने पब्लिशर को नहीं दे देती हूँ, तब तक लगता है कि हाँ चेंजेस करते रहो। टाइम तो लगा, लेकिन हाँ अब मुझे कम समय लगता है जैसे पहले, क्योंकि नहीं पता था, और लिखने का तरीका भी शायद जो कहानियाँ आएंगी उससे बेहतर होंगी, ऐसा विश्वास है मेरा। आपने अब तक कितनी किताबें लिखी? 2 किताबें, एक कविता संग्रह है तपती रेत पर, वो किसी को शायद पता भी नहीं होगा, उसको कोई जानता नहीं। ये दूसरी किताब लिखी और ये बेस्ट सेलर हो गई और लोगों को पसंद आई, बड़ी आलोचना आई उनको। मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल में फेसबुक की दीवारों पर जितना इस किताब पर लिखा गया किसी और किताब पर नहीं लिखा गया, दावा है मेरा ये। जी, आप अगर मेरी वॉल पर जाकर खोलकर देखेंगी तो ये किताब से भरा पड़ा है, मतलब ये किताब इतनी किताबें बिकती बहुत होंगी, लेकिन पढ़ने के बाद जितना लोगों ने इस किताब पर लिखा, दिल खोल कर लिखा लोगों ने, और वो सब मुझे जानते नहीं थे, वो सब फेसबुक या लोग मेरे फेसबुक से मेरी लाइफ में आए मुझे, और ऐसे मैं उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा कि इतनी एक किताब पर, रत्ना सी किताब पर लोगों ने भर दिया, इतना लिखा कि लोग जो पुराने राइटर्स थे उन लोगों को इनसिक्योरिटी होने लगी कि अरे ये नई सी लड़की के ऊपर, औरत के ऊपर इतना किसने लिख दिया एक नई किताब के ऊपर। तो ये चीज़ मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसकी। बिल्कुल तो मेरे हर क्रिटिक ने मुझे एक नई वो दी, ऊर्जा दी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि वो ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। ये बताने वाली बात, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बड़ी राइटर्स, फीमेल राइटर्स जो जिनके साथ मैं संपर्क में रहती थी, तो मुझे अंदर से सुनने मिलता था कि एक सुबह चल रही है अंदर, कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं उन्हें छू भी नहीं सकती हूँ उनके कद को, लेकिन प्रॉब्लम्स हो रहे थे उन लोगों को मुझसे, क्यों, और वो प्रॉब्लम अनुपमा गांगुली ही दे रही थी उनको, मैं तो नहीं दे रही थी एटलीस्ट। एक क्वेश्चन प्लीज। एक्स्ट्रा मैरिटल पे डिस्कशन हो रहा है और आपने ज़रूर सर्वे भी किया होगा जब आपने बुक इस टॉपिक पे लेके आए। बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहूँगी ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम कहें या जो भी है, रियलिटी है, दिस इज़ ये सिचुएशनल है, सिचुएशन की वजह से अराइज होती है, या एक रोमांच लाने के लिए लाइफ में इसको इसलिए भी अडॉप्ट किया जाता है? एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर मुझे लगता है एक मर्द के लिए रोमांच हो सकता है, औरतों के लिए नहीं रहता है। हम औरतें बड़ी सीधी सादी कंडीशनिंग हो रखी है हम लोगों की, बड़े कि नहीं आपको तो ऐसे रहना है, आपको वैसे रहना है, और ये होता हमेशा था। आपका मैं नाम भूल गई, बड़ा प्यारा सा नाम है आपका। मैम आंचल नाम। आंचल, हाँ जी आंचल। ये होता हमेशा से, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हमेशा से होती रही, लेकिन अभी क्या है, अभी लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया उनको, लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गए लोग। होते तो हमेशा थे ना, पहले कहना बड़ा खराब लगता है, लेकिन फैमिली में होते थे पहले। अब क्योंकि औरतें फैमिली से बाहर नहीं जाती नहीं थी, अभी हम लोग ने बाहर निकलना शुरू किया, और मन है ना, माया मरी ना मन मरा, मन बाहर निकलते कहाँ कहाँ भागता है, कितना चलाएमान मन है ना। मुझे लगा कि हम बाहर निकले, मुझे लगता नहीं ये हमारी कॉम्पेटिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, ये मुझसे ज़्यादा समझता है, मुझे होता है ऐसा। तो चीज़ें पलटनी शुरू हुई। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि खाली रोमांच ना होगा, क्योंकि ये रोमांच से बढ़ के भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं एक इम्परफेक्शन हम लोग फील कर रहे होते हैं, तभी कोई दूसरा उसे परफेक्ट करने आ रहा होता है। ये है। शुक्रिया। आप किसी के पास सवाल है? जी, आपको जिन प्रश्नों के जवाब देने में सबसे ज़्यादा आनंद आया, उन्हें प्लीज़ एक कलम के बुक मार्क्स प्रदान करें। थैंक यू।
आंचल लेंगे मुझसे। श्रद्धा आपके लिए है। आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं नीलम मेहरोत्रा जी, जिनसे शायद आगरा का हर एक शख्स रूबरू होगा। नीलम जी सेंट पैट्रिक स्कूल में ISC की टॉपर रहीं और फिर इंग्लिश लिटरेचर में MA की पढ़ाई में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इन्होंने सोशल क्रिटिसिज्म इन द वर्क्स ऑफ आर्थर मिलर में आगरा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट प्राप्त की। 32 सालों से सेंट पीटर्स की 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाते हुए उन्होंने कई छात्रों को डिबेट्स, डेक्लेमेशन और लेखन में निपुण बनाया है। उन्होंने कई नाटकों का लेखन व निर्देशन भी किया है। इन्हें पढ़ने व लेखन के साथ ही सितार वादन में बहुत रुचि है। नीलम जी, आपसे गुजारिश है आप यहाँ आएँ और विजयश्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैम, आज की शाम को अलविदा कहने से पहले मैं एहसास विमेन ऑफ आगरा और PK फाउंडेशन की ओर से कलम आगरा के मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ITC मुगल को धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारी गेस्ट ऑथर विजयश्री जी को शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने अपने मसरूफियत भरे पलों से जो हमारे लिए ये लम्हे निकाले, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप सभी का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ आए और इस शाम में 4 चांद लगा दिए। थैंक यू वंस अगेन। अब मैं गुजारिश करूँगी कि आप लोग प्लीज़ यहाँ आए और अपनी किताबें लें और विजयश्री जी से साइन करवाएं। थैंक यू।